Hello students, welcome to my channel Zoophilic and today we are going to study about a new chapter that is biological classification। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग साइंटिफिक ऑर्डरिंग करते हैं। किसका साइंटिफिक ऑर्डरिंग करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोग साइंटिफिक ऑर्डरिंग करते हैं एक हायरार्किकल सीरीज़ में। और किस बेसिस पे करते हैं? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, फिजियोलॉजी के बेसिस पे, एवोल्यूशन के बेसिस पे, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सब के बेसिस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक ऑर्डरिंग करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जो अर्लीस्ट टाइम है, पहले का टाइम में क्या होता था, उस समय भी क्लासिफिकेशन होता था, लेकिन उस टाइम साइंस उतना एडवांस नहीं था, उतना डेवलप नहीं था, जिस वजह से जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे ऑर्गेनिज्म का, वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग करते थे। वो जिस तरह ऑर्गेनिज्म का यूजेस होता था उस अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते थे। तो हम लोग का बेसिक नीड क्या क्या होता है? फूड होता है, शेल्टर होता है, क्लोथिंग मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम लोग का क्या है? बेसिक नीड है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते थे। इसके बाद आते हैं एरिस्टोटल, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये पहले साइंटिस्ट रहते हैं जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था साइंटिफिक बेसिस पे। और कौन सा कैरेक्टर इन्होंने लिया था, किस कैरेक्टर के बेसिस पे इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था? तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो जिस तरह दिखता है, तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग उसको क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि हम लोग उसका मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब वो किस तरह दिखता है उस बेसिस से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को चुना था और इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्रीज़ में। हर्ब्स क्या होता है? तो जितने भी स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसमें उसका लीव्स के साथ साथ उसका स्टेम भी ग्रीन रहता है और उसका स्टेम फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते, वीट का प्लांट हो गया, सनफ्लावर का प्लांट हो गया, टोमेटो का प्लांट हो गया, तो ये सब कुछ एग्जांपल है जो आ जाते हैं हर्ब्स के अंदर। अगर हम लोग सर्ब्स में देखें तो ये मीडियम साइज ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, जो रिलेटिवली हाइट में शॉर्टर होते हैं, किससे? ट्रीज से, और हर्ब्स से बड़े होते हैं, और उसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। जैसे कि अगर हम लोग रोज़ का प्लांट देखें, तुलसी का प्लांट देखें, तो वो सब किसके अंडर आ जाते हैं? हर्ब्स में। अगर हम लोग ट्रीज़ का बात करें तो ट्रीज़ जनरली लार्ज साइज का होता है, इसका जो स्टेम होता है वो थिक होता है, वुडी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। इसका जो ब्रांचेस होता है वो बहुत लार्ज होता है, बहुत फैला होता है। जैसे कि मैंगो का ट्री हो गया, कोकोनट का ट्री हो गया, तो ये सब क्या है? जब ट्री के अंडर आ गया। तो इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्रीज़ में। अगर हम लोग एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स को इन्होंने क्लासीफाई किया था एनेमा में और इनेमा में। एनेमा, ए मीन्स होता है एब्सेंट, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास आरबीसी एब्सेंट होता है, मतलब अगर हम उसको कट करें तो उसका बॉडी से रेड ब्लड ना निकले, कोई और अदर फ्लूइड निकले, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्होंने प्लेस किया था एनेमा के अंदर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है, मतलब अगर उसको कट करें तो उससे रेड ब्लड निकले, तो उसको इन्होंने प्लेस किया था इनेमा में। जैसे कि अगर हम लोग अपना बात करें तो हम लोग किस में आ गए? इनेमा में। क्यों? क्योंकि हम लोग बॉडी के अंदर क्या है? रेड ब्लड है। अगर हम लोग कभी गए होंगे ब्लड टेस्ट कराने तो वहाँ जो हम लोग ब्लड निकलता है तो वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। या फिर अगर हम लोगों को कभी चोट लगा हुआ तो उससे क्या निकलता है? रेड ब्लड निकलता है। तो हम लोग इनेमा में आ गए। तो इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था एनेमा में और इनेमा में। एनेमा वैसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल एब्सेंट होता है, और इनेमा में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस इन 1758। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था टू किंगडम्स में। किंगडम्स क्या होता है? हम लोग ये लिविंग वर्ल्ड में पढ़े थे कि जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होता है, जिसमें से किंगडम क्या होता है? हाईएस्ट कैटेगरी होता है। तो हम लोग किंगडम्स के बारे में अच्छे से पढ़े थे। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग उसको जाइए और उसको देखिए। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया टू किंगडम्स में, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो जितने भी प्लांट्स है वो किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं, जितने भी एनिमल्स है वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। तो इन्होंने किस कैरेक्टर को लिया था जिसके बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के अंदर? तो वो था सेल वॉल। तो सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के अंदर। और इसके अलावा भी बहुत सारा फीचर्स है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला सेल वॉल, ये क्या था? ये मेन बेसिस था लिनियस का। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट था उसको इन्होंने प्लांट्स के अंदर प्लेस किया, और जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट था उसको इन्होंने किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्लेस किया। इसके बाद नेक्स्ट फीचर लोकोमोशन। तो लोकोमोशन जनरली हम लोगों को एनिमल्स में देखने को मिलता है, मतलब एनिमल्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे प्लेस में, वो क्या मूव कर सकते हैं, मतलब वो प्लेस चेंज कर सकता है, जिसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, इसके बाद कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लेस चेंज कर रहे हैं, लोकोमोट कर रहे हैं। या फिर घर में ही कहीं हम लोग इधर उधर जाते रहते हैं
तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग लोकोमोशन कर रहे हैं। और अगर हम लोग ट्री को देखें तो वो क्या एक जगह पे खड़ा रहता है, तो अगर कभी हवा दिया तो वो क्या मूव करेगा, उसका जो ब्रांचेस है वो मूव करेगा, तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं शो कर सकता है। अगर हम लोग में देखें तो हम लोग मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों शो करते हैं। मतलब अगर हम लोग एक जगह खड़े रह गए और अगर हम लोग बॉडी को हिला या फिर सर को हिला, हाथ को हिलाए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली मूवमेंट कर रहे हैं। और अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम लोग लोकोमोशन शो कर रहे हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो लोकोमोशन शो करता है उसको इन्होंने किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया, और जिसके पास लोकोमोशन एब्सेंट रहता है उसको इन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट फीचर है ग्रोथ। अगर हम लोग प्लांट्स में देखें तो उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब प्लांट्स जब तक जिंदा रहता है उसमें ग्रोथ होता रहता है। लेकिन अगर हम लोग एनिमल्स में देखें तो इसमें एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होता है, मतलब एक सर्टेन एज के बाद उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करते हैं उसको उन्होंने किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया, और जिसमें लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है उसको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट फीचर है न्यूट्रिशन। अगर हम लोग प्लांट्स में देखें तो वो ऑटोट्रॉफिक या होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। मतलब वो फूड को खुद से सिंथेसिस करता है, खुद से बनाता है, वो फूड बाहर से नहीं खाता है। मतलब उसके पास क्लोरोफिल रहता है जिसके हेल्प से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड को प्रिपेयर करता है। लेकिन अगर हम लोग एनिमल्स में देखें तो वो होलोजोइक या होलोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। मतलब वो अपना फूड किसी अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, वो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहता है। या तो वो ऑर्गेनिक मैटर को फीड करेगा या अदर ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो अदर ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, मतलब जो खाना खुद से बनाते हैं, उसको लिनियस ने किंगडम प्लांटी पे प्लेस कर दिया। और जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है उसको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट फीचर है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे शो करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो प्लांट है वो स्लो रिस्पॉन्स शो करता है और जो एनिमल्स है वो फास्ट रिस्पॉन्स शो करता है। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो स्लो रिस्पॉन्स करते हैं उसको उन्होंने किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया, और जो फास्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं उसको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट है रिजर्व फूड। अब प्लांट्स अगर फूड बनाता है तो ऐसा नहीं है कि वो सारा फूड को एक ही बार में यूटिलाइज कर लेता है, कुछ फूड को वो स्टोर करके रखता है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं उसको उन्होंने किंगडम प्लांटी में प्लेस किया था, और जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं उसको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में प्लेस किया था। नेक्स्ट फीचर है कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम। ये बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। अगर हम लोग यूग्लिना में देखें तो उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम देखने को मिलता है। तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है, यूग्लिना का बॉडी में जो वाटर है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। मतलब जब उसका बॉडी में एक्सेसिव वाटर हो जाता है तो कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम क्या करता है, उसको बाहर की ओर निकाल देता है, जिससे उसका वाटर का अमाउंट बैलेंस रहता है यूग्लिना के बॉडी में। तो ये बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम एब्सेंट होता है उसको उन्होंने किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया, और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट रहता है उसको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर दिया। तो इन सारे फीचर्स में से सबसे मेन फीचर क्या था, सेल वॉल। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट था उसको उन्होंने किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट था उसको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर दिया। तो इस बेसिस पे किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, अल्गी हो गया, मोसिस मतलब ब्रायोफाइट्स, फॉन्स मतलब टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं। अगर हम लोग एनिमेलिया में देखें तो उसमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया, जैसे कि स्पंजेस हो गया, जेलीफिश, इंसेक्ट, क्रैब्स, ये सब इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। और वर्टिब्रेट में शार्क, बोनीफिश, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स, मैमल एक्सेट्रा ये सब आ जाते हैं। और प्रोटोजोआ भी किंगडम एनिमेलिया में ही इंक्लूड था। क्यों? क्योंकि इसके पास भी सेल वॉल एब्सेंट था। और ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी टाइम तक चला, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया साइंस और एडवांस हुआ, इसमें और रिसर्च हुआ, तो ये पता चला ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें बहुत सारा कमी है। तो क्या क्या है अब हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इन्होंने प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों को साथ में रख दिया। अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म देखें जैसे कि बैक्टीरिया, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है, और इसमें सेल ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है। और रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, अल्गी, मोसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। मतलब इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो लिनियस ने
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए और दोनों को साथ में रख दिया। नेक्स्ट क्या था कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को साथ में प्लेस कर दिया। अगर हम लोग बैक्टीरिया को देखें तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अगर हम लोग फंजाई, अलगी, मोसेस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अगर ये सब को देखें तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों को साथ में प्लेस कर दिया। अगर हम लोग एनिमल्स में देखें तो प्रोटोजुआ क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रोटोजुआ के अंदर आता है अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, यूग्लिना आ गया, तो ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बाकी सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को साथ में प्लेस कर दिया। तीसरा ड्रॉबैक क्या है कि इन्होंने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ये दोनों को साथ में प्लेस कर दिया। अगर हम लोग बैक्टीरिया देखें तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है, और कुछ ही बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी। और अगर हम लोग फंजाई में देखें तो जितने भी फंजाई सब क्या होता है, एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफ है, मतलब इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखता ही नहीं है। और बाकी ऑर्गेनिज्म क्या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों को साथ में प्लेस कर दिया था। तो ये 3 ड्रॉबैक था। और इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जो प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर को शो कर रहे थे, मतलब प्लांट का भी कैरेक्टर था उस ऑर्गेनिज्म में और एनिमल का भी कैरेक्टर था। जैसे कि अगर हम लोग यूग्लिना का बात करें तो यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें फ्लैजेला रहता है लोकोमोशन के लिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो ये सब एनिमल का फीचर है। और अगर हम लोग देखें तो उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब खुद से फूड को प्रिपेयर कर सकता है। तो ये प्लांट का फीचर है, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों का फीचर पाया जाता है। अगर हम लोग क्लेमाइडोमोनास को देखें तो ये एक यूनिसेलुलर अलगा है, ये मोटाइल होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिल पाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब एनिमल का फीचर है, लेकिन ये फूड को खुद से प्रिपेयर कर सकता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल रहता है। तो ये किसका फीचर है, प्लांट का, मतलब इसमें भी प्लांट और एनिमल दोनों का फीचर पाया जाता है। स्लाइम मोल्ड को देखें तो स्लाइम मोल्ड का अगर वेजिटेटिव फेज देखें तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है, मतलब वो एनिमल का फीचर है। और रिप्रोडक्टिव फेज में इसके पास सेल वॉल रहता है, मतलब वो प्लांट का फीचर है। तो ये भी प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक भी था। नेक्स्ट है 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था 3 किंगडम में। किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले से ही था, इन्होंने नया किंगडम कौन सा दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में प्लेस थे, इन्होंने उसको वहाँ से निकाल कर किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो एक ड्रॉबैक था क्या कि उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को साथ में प्लेस किया था, वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। मतलब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में थे सब अब प्रोटिस्टा में आ गए। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया आ गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जैसे कि प्रोटोजोआ, अलगी, फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे प्रोटिस्टा पे आ गए। नेक्स्ट है 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट वाज गिवन बाय कोपलैंड। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था 4 किंगडम्स में। कौन कौन सा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, तो ये तीनों तो पहले से ही था। इन्होंने नया किंगडम कौन सा दिया, किंगडम मोनेरा। तो प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उसको उन्होंने वहाँ से निकाल कर किंगडम मोनेरा में प्लेस कर दिया। जैसे कि जितने भी बैक्टीरिया थे जो किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस थे वो किस में आ गए, किंगडम मोनेरा में। और ये कैसा, बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो इससे जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पहला ड्रॉबैक देखे थे क्या कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने साथ में प्लेस किया था, यहाँ पे किंगडम मोनेरा के आने से ये ड्रॉबैक भी सॉल्व हो गया। और जो फंजाई प्रोटिस्टा पे था उसको वापस उन्होंने निकाल कर किंगडम प्लांटी पे डाल दिया। लेकिन किंगडम फंजाई को देखें तो उसको अभी भी प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसको कहाँ पे रखा गया, किंगडम प्लांटी में, जिसमें बेसिकली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। नेक्स्ट है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था 5 किंगडम्स में। कौन कौन सा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तो पहले से ही था। तो इन्होंने कौन सा नया ऑर्गेनिज्म को दिया, किंगडम फंजाई को। तो हम लोग 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या देखे थे कि फंजाई को प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने फंजाई के लिए एक नया किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई। तो इस तरह से फंजाई को भी एक नया किंगडम मिल गया। तो जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग देखे थे कि जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को साथ में रखा था वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्योंकि जितने भी फंजाई थे जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते थे उसको उन्होंने उसको आर.एच. विटेकर ने प्लांटी से निकाल कर किस में डाल दिया, किंगडम फंजाई में। तो कौन कौन से मेन क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था, तो सबसे पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा था रिप्रोडक्शन, इसके बाद था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इन्होंने फाइलोजेनेटिक मतलब एंसेस्टर पे भी ध्यान दिया था।
तो ये बेसिकली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको आर.एस. विटेकर ने दिया था और ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई किस जगह पे प्लेस था, तो वो था किंगडम प्लांटी में। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई किस जगह प्लेस था, किंगडम प्रोटिस्टा में। और 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वापस से फंजाई किस में प्लेस था, किंगडम प्लांटी में। और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई के लिए एक नया किंगडम बनाया गया, किंगडम फंजाई। अब हम लोग 5 किंगडम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है सेल टाइप। तो अगर हम लोग मोनेरा में देखें तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, मतलब प्रिमिटिव सेल होता है। और बाकी किंगडम्स में देखें जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, रेस्ट ऑफ द किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट है सेल वॉल। तो अगर हम लोग मोनेरा में देखें तो वो नॉन सेलुलोजिक होता है। तो किसका बना होता है मोनेरा का सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन का, जो बेसिकली पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना होता है। अगर हम लोग प्रोटिस्टा में देखें तो सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ में प्रेजेंट होता है, और वो अगर प्रेजेंट होगा तो किसका होगा, सेलुलोज का होगा। अगर हम लोग फंजाई में देखें तो सेल वॉल काइटिन का बना होता है, प्लांटी में देखें तो सेलुलोज का बना होता है, और एनिमेलिया में तो सेल वॉल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम लोग मोनेरा में देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और अगर बाकी किंगडम्स में देखें जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्यों, क्योंकि ये सेल सिंगल सेल के बने होते हैं। और अगर हम लोग प्रोटिस्टा में देखें तो इसमें भी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है प्रोटिस्टा में सिर्फ, इसीलिए यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अगर हम लोग फंजाई में देखें तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, लेकिन वो लूज टिश्यू है, मतलब वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन नहीं होता है। अगर हम लोग प्लांटी में देखें तो उसमें टिश्यू और ऑर्गन दोनों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग एनिमेलिया में देखें तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल भी और ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलता है, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गन हो गया, और ये सब मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम लोग मोनेरा में देखें तो इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। अगर हम लोग प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और अगर हम लोग किंगडम फंजाई में देखें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। प्लांटी में देखें तो ये सारे ऑटोट्रॉफ होते हैं। और अगर हम लोग एनिमेलिया में देखें तो सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, मतलब फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, और बेसिकली वो होलोजोइक और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी किंगडम्स है सारे किंगडम्स के कैरेक्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है 3 डोमेन और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट वाज गिवन बाय कार्ल लुईस। तो कार्ल लुईस जो थे इन्होंने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। तो हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे, क्या क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो कार्ल लुईस ने काफ़ी स्टडी किया, इसके बाद ये पता चला कि मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया है वो 2 तरह के बैक्टीरिया है, मतलब दोनों अलग अलग कैरेक्टर को शो करते हैं। इसकी वजह से इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक का नाम रखा आर्के बैक्टीरिया और दूसरे का यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब जिसमें ट्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो इस तरह से 6 किंगडम का फॉर्मेशन हुआ। क्या क्या था, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये टोटल कितना हुआ, 6 किंगडम हुआ। अब हम लोग समझते हैं डोमेन्स को। तो हम लोगों ने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी को पढ़ा था, उसमें से क्या देखे थे, ये जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा था, किंगडम। तो कार्ल लुईस के अकॉर्डिंग किंगडम से भी बड़ा कुछ है तो वो आता है डोमेन, मतलब ये किंगडम से भी बड़ा है। तो जितने भी मिलते जुलते किंगडम है उसको उन्होंने डोमेन में प्लेस कर दिया। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में क्लासीफाई कर दिया। तो सबसे पहला डोमेन था आर्किया, जिसमें किंगडम आर्के बैक्टीरिया आ जाता है। नेक्स्ट डोमेन है बैक्टीरिया, जिसमें किंगडम यू बैक्टीरिया आ जाता है। और इसके बाद थर्ड डोमेन है यूकेरिया, जिसमें रेस्ट ऑफ द किंगडम, जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम फंजाई हुआ, किंगडम प्लांटी हुआ, किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे किस में प्लेस कर दिए थे, यूकेरिया में। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको किसने दिया था, कार्ल लुईस ने दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे किंगडम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।